and welcome back to Sixth Science Academy. Today, I, Vinod Sharma, wants to welcome you all to Sixth Science Academy, and today I am going to give you all the answer key solutions of 26th Feb Shift 1 JEE Mains 2021. As I have already given my reviews of how the question was of 26th Feb Shift 1 as well as of 25th Shift 2. If you haven't watched those videos, so please, before coming to the answer key solution, go to that section and watch my videos. Okay, if you have seen, then that's great. Let's start today's answer key solution, but before starting that, I would like to again tell you that the question paper of shift 1 of 26th Feb was quite easy. It was quite very easy, जिसकी वजह से कट ऑफ इस बार जनरल का बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है. अराउंड 86 टू 92 के बीच में का कट ऑफ रहेगा, बिकॉज ये एक ट्रेंड है. अगर आपका क्वेश्चन पेपर इजी होता है ओवरऑल, तो आपका जो कट ऑफ होता है वो इंक्रीज करता है. डैट यू नो, अंडरस्टूड. तो ऐसा नहीं कि मतलब पूरा का पूरा पेपर इजी था. आई एम सॉल्विंग द फिजिक्स पेपर, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जिसे मैं शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा ताकि 1 घंटा 10 मिनट में ये पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन हो जाए. अंडरस्टूड. तो ऐसा नहीं कि ये टोटली इजी था, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री का सेक्शन और मैथ्स का सेक्शन, अगर मैं पहले मैथ्स के सेक्शन की बात करूँ तो इट वाज लेंथी एंड इजी, जस्ट लाइक द 25th शिफ्ट 2. व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिस्ट्री वन, तो इट वाज वेरी इजी. ओके, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स ओनली. तो फिजिक्स का पेपर जो था वो इट वाज moderate and it was inclining ahead or increasing, you can say that, towards the toughest side. ठीक है, बिकॉज इस पे बहुत सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चन घुसे हुए थे. आपको दिखेगा ये क्वेश्चंस को, अगर आप हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी. चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चंस को. पहला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फोर्स इज W इज इक्वल टू. पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई एम राइटिंग द फर्स्ट वन. गिवन है यहाँ पे डायमेंशनल इक्वेशन का क्वेश्चन है. अल्फा स्क्वायर बीटा ई टू द पावर बी एक्स स्क्वायर अपॉन के टी. ओके, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. The dimension of alpha is, first, alpha is equal to ml square t inverse. Second, m naught L T naught. Third, m naught L T square, and the fourth one m square L T inverse 2. Let's see what will be the answer. मेरे हिसाब से L1 होना चाहिए. Let's see. We know that ये वाला जो टर्म है, if you can see that ये E इनवर्स पे बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी है, ये टर्म डायमेंशनल लेस होता है. दिस इज व्हाट बी एक्स स्क्वायर अपॉन के टी. इट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन, इज डायमेंशनल लेस. अगर ये क्या है, अगर ये डायमेंशनल लेस है, इफ इट इज डायमेंशनल लेस स्पेलिंग, तो आप कह सकते हो कि हमारा जो this kt is equal to bx square. Can you write it like this? If it is like this, you can write it as m1 l square t inverse 2 is equal to bl square. Okay, अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो what you will get? On cancellations you will get around beta is equal to m1 t inverse 2. देख लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, you will get this. ठीक है. नाउ इसको उठा के पुट कर दोगे इस पे, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बीटा. तो ये हमारा टर्म है m1, सॉरी ये वर्क डन है L स्क्वायर टी इनवर्स टी टू द पावर 2 ए स्क्वायर इंटू m1 टी इनवर्स 2. जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, so you will get a square is equal to L square, so you get a is equal to L1. So the which one? Second equation, second option. Answer is what? Second option, that is m naught L T naught. Okay, moving to the next question. It is saying that second question statement is that, ठीक है, theoretical question है, resolving power of electron microscope is greater than the optical microscope. हाँ, होता है. तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो सही है.
that the resolving power of an electron microscope is higher than that of an optical microscope. ओके आपने पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में इस चीज को. सेकेंड, द डी ब्रॉली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन द विजिबल लाइट. ये भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड इट इज करेक्टली एक्सप्लेन, तो स्टेटमेंट 2 होगा. ठीक है, आपको पता है दैट द वेवलेंथ ऑफ वेव इज एसोसिएटेड विद द ई इनवर्स विच इज लेस देन द विजिबल लाइट, तो ऑप्शन 2 होगा. थर्ड क्वेश्चन, मैं थर्ड बनाता हूँ डायरेक्ट यहीं पे. ठीक है, सेकेंड का तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन 2 होगा. ऑप्शन 2, दैट स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. Statement 1 is correct, statement 2 is correct, and both are correctly explained. The third one, a tunnel is dug along the core at a distance r2 from the center of earth as shown. If particle is released in tunnel, find its time period. Tunnel के अंदर फेंका गया, तो पहले tunnel बना लो. ये tunnel given है, मतलब सॉरी अर्थ है, ये टनल यहाँ पे गिवन है. ठीक है, आपने इस तरीके से टाइम पीरियड से, ये आपका सेंटर है, आपने इस तरीके का क्वेश्चंस तो पढ़ा ही होगा. मान लेते हैं ये हमारा अगर सेंटर है तो ये हमारा रेडियस r होगा. ठीक है, अगर ये r है तो ये हमारा r/2 डिस्टेंस पे है. ये यहाँ से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है. ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे. ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे. ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, टेकिंग इट एज x. ओके, ऑप्शंस है. फर्स्ट, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दूँ. अ टनल इज डग अलोंग द कोर एट अ डिस्टेंस r/2 एज आई शोन हो गया. r/2 से डग करा गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एज शोन. इफ पार्टिकल इज रिलीज इन टनल, फाइंड इट्स टाइम पीरियड. ऑप्शंस आर 2 pi root over r/2g. Second, 2 pi root over r upon g. Third, pi root over r upon 2g. And the fourth one, 4 pi root over r upon g. Let's see कौन सा होगा. अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको, थर्ड बनाता हूँ, अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया होगा, इफ इट वाज, लिख दो उसे, इफ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो उस केस में यू कैन राइट F रेस्ट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, और इसकी जो वैल्यूज होने वाले हैं दैट विल बी GMM अपॉन r³ r, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा. ठीक है. Now, F is equal to GMM अपॉन r³, और इसकी जगह x अपॉन r लिख सकता हूं क्या? लुक, थीटा है तो x अपॉन r लिख सकता हूं ना, b अपॉन h करके. सो मूविंग अहेड यू कैन राइट GMM अपॉन r, और ये x. इंस्टीड ऑफ दिस, अगर यहाँ पे आप g के जगह अगर आप पुट करोगे GMM/r², अगर आप लोगों ने पढ़ा है दैट g इज इक्वल टू GM/r², तो इंस्टीड ऑफ GM इफ यू विल पुट द GR², अगर आप GR² को पुट करोगे, सॉरी यहाँ पे r³ होगा, GR² को पुट करोगे. ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट, भाई पुट करके देख लो. g के जगह अगर आपने पुट करा GR² इंटू m इंस्टीड ऑफ GM, सॉरी, तो m बचेगा, और ये r³ ऑफ x, सो r² से r² खत्म, और बचेगा हमारे पास क्या, F इज इक्वल टू व्हाट, GM अपॉन r ऑफ x. इस वैल्यू को टाइम पीरियड में पुट कर दीजिए. टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 pi root over m upon mg upon r. So r will go up and you will get 2 pi r upon g. भाई ये कैंसिल हो गया, so r upon g. So ऑप्शन आपका हो गया कौन सा, 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया व्हाट आई डिड. थीटा
यहाँ पे cos थीटा की जगह यू कैन राइट x अपॉन r, दैट व्हाट आई हैव रिटन। इसको अंदर ले गए और ये gm के जगह gr² मैंने पुट करा, सो यू विल ऑन कैंसिलिंग यू विल गेट दिस वैल्यू एंड विल पुट इनटू दिस, यू विल गेट द वैल्यूज। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g होता है ना, so you'll put the values। चलिए तो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक, टेक द स्क्रीनशॉट, हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो पहले तो सर्किट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 सर्किट है ऐसा, like this, like here, and this point is A, this is coming here like this point is B, and I guess this is coming like this, ये ऐसा आ रहा है like this। ठीक है, अगर आप इसको खींचोगे, इमेजिन करो अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के खींचोगे ऊपर, तो ये दोनों ऊपर दिखेगा, ये इसके साथ पैरेलल, ये दोनों सीरीज पे, ये इसके साथ पैरेलल, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये किससे बनेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मूला से बनेगा। तो व्हीटस्टोन के फॉर्मूला से अगर बनेंगे, अगर इन सब का रेजिस्टेंस का वैल्यू R है एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो इन दोनों के बीच में भी रेजिस्टेंस कितना होने वाला है? दैट विल बी हाउ मच? R ओनली। Why? Because it is a balanced Wheatstone bridge। ये कैसा ब्रिज है? That is a balanced Wheatstone bridge। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने की वजह से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट आर ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? आर। दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ता हूं उसे क्वेश्चन को। 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन है। 4 identical solid sphere of mass m and radius r are placed on 4 corner of a square of side B, ऐसा 4 बॉल से जो स्क्वायर पे रखा गया, ठीक है। और ये क्या बना रहा होगा? एक स्क्वायर बना रहा होगा। आगे पढ़ता हूं। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन ऑफ द साइड। चलो इस साइड से कर लो, इस साइड से, इसे मैंने माना क्या कि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है देन आई कैन राइट इजली I इज इक्वल टू, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए सबका आपको, तो ma² प्लस ट्वाइस ऑफ 2 5 ma², इधर वाला साइड आपका b है, तो दैट विल बिकम mb²। बाकी को सॉल्व कर लो, आराम से आ जाएगा आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर है? 4/5 ma² प्लस 4/5 ma² प्लस 2mb²। I इज इक्वल टू 8/m a² प्लस 2mb²। ऑप्शंस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे बन जाएगा आराम से। छोटा सा क्वेश्चन है, स्पेस मेरे पास है, हम आराम से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन इज सेइंग अ स्फीयर एंड रिंग आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। एक स्फीयर है और एक रिंग है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? √8r। द डिस्टेंस इज गिवन हाउ मच? √8r डिस्टेंस। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। एक रिंग और एक स्फीयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई फॉर्मूला जो है वो उसको पहले पुट कर लो। भाई हमारा फॉर्मूला क्या होगा? GMM √8r अपॉन r²। तो r² का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? r² प्लस 8r², 3/2
रूट हटाओगे तो 3/2 आएगा ना, 1 प्लस हाफ हो जाएगा. सो दैट विल गेट आर स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर 3/2. सो f इज इक्वल टू यू विल गेट GMM अपॉन r स्क्वायर, जो कि f बन जाएगा. एंड दिस वैल्यू विल बिकम 2 से 2 मर गया, 8 से 3 तो 8/27. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे बना लूं, अभी तक तो काफी आसान से बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 7, इन a spherical mirror height of an object is 100 centimeter. Height of an object is 100 centimeter and height of an image is 25 centimeter. And their orientation are same. Then अगर oriental same होगा तो इमेज वर्चुअल है. ओरिएंटेशन अगर सेम है तो वो इमेज कैसा है? दैट इज व्हाट वर्चुअल. पहला तो इमेज हमारा वर्चुअल है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा हमारा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन. उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे आपने क्या करा, ओरिएंटेशन और सेम, मतलब दोनों को कंबाइन करा. अब दोनों को कंबाइन करने के बावजूद अगर वो इमेज छोटा मिल रहा है तो ये तो कन्वेक्स मिरर में होता है, नॉट इन कनकेव मिरर. अंडरस्टूड. तो ये क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा आपका, एज ओरिएंटेशन आर सेम. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका. फोर्थ ऑप्शन यहां पर ऐसे लिख लो, फोर्थ ऑप्शन, बस और कुछ नहीं. 8th वाला देखो क्या, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट separation between plane of slits and screen is 1 meter and virtual image using height it is possible only क्या मैंने पढ़ा. once again I'm reading it. In Young's double slit experiment, separation between plane of slits and screen is 1 meter. Separation between slit is 2 mm. The wavelength of light is 500 nanometer. तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा आपसे पूछ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन 0.25 mm, थर्ड 0.2 mm, सेकेंड 0.2 mm, थर्ड 0.30 mm एंड द फोर्थ वन 0.40 mm. देखते हैं, बनाना पड़ेगा. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो बीटा निकालने का तरीका लैम्डा डी बाई डी. सो लैम्डा यहाँ पे कितना वेवलेंथ कितना गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर -9. डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे स्क्रीन 1 मीटर का है. चलो ठीक है, 1 हो गया. नाउ सेपरेशन कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. इसको सॉल्व करो, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 2 बचेगा. तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा. तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2.5 यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्या? 2.5 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 4 आएगा -4. और इसको कन्वर्ट मीटर में, अगर इसे कन्वर्ट करूँ मिलीमीटर में तो इट विल बिकम अराउंड 0.25. ऐसा कुछ है क्या? 0.25 mm. यस, यही है फर्स्ट ऑप्शन. तो 0.25 mm ऑप्शन से ये होता है, ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता कभी कभी. बस चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ूंगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका. क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके, मूविंग अहेड. किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछेंगे. ओके, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन अ गैस LED separation between valence band and conduction band is 1.9 electron volt. Then the light emitted is of 1024 nm and that is red, 1024 nm and that is orange, 654 nm and that is orange, 654 nm red. कौन सा होगा? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है.
तो भाई हम लोगों ने पढ़ के रखा है ये चीज़, क्वेश्चन नंबर 9, क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ के रखा है कि ये हो गया हमारा 1242 डिवाइडेड बाय 1.9, ठीक है, nm, एंड दैट विल बी हाउ मच, डिवाइड कर ले भाई 12420 19, तो 19 6 कितना होता है 54 11, हाँ, तो 654 nm। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑरेंज। कलर कैसा है? ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 10, a particle is moving in a circle with uniform speed under the action of centripetal force, चलो ठीक है, centripetal force which is inversely proportional to the radius of f inversely proportional to r cube, f inversely proportional to r cube, मतलब when you will remove the proportionality constant you will get some constant c, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ घूम रहा है, तो आपको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस गिवन है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेट्स सी, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो बाहर जाएगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो, यहाँ से जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करके हटा दीजिए, और यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाओगे सो यू विल गेट 1/r4, मतलब ये आएगा, एंड टी इज इक्वल टू 2π/√ओमेगा, 2π/ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा इनवर्सली, ये इनवर्सली है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। भाई टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा होता है, क्या होता है? 2π/ओमेगा, तो ओमेगा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो टाइम पीरियड क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, इधर बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सेइंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर, छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर कंबाइन एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, छोटे छोटे आर मिलके बड़ा एक आर बनाता है जिसका रेडियस आर है। इफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जूल, देन हीट रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम इफ सरफेस टेंशन इज टी, कैपिटल टी। ऑप्शंस आपके 3T/J ऑफ 1/r - 1/r, ऑप्शन 2 3T/J ऑफ 1/r² - 1/r², थर्ड ऑप्शन T/J 1/r² - 1/r², फोर्थ T/J ऑफ 1/r - 1/r। ये 1/r1 - 1/r जो मैं बोल रहा हूँ, तो पहला वाला आपका स्मॉल आर है और दूसरा वाला कैपिटल आर, ये दिमाग में रखिएगा। तुम लोग क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया होगा, आप देख लो, जो देख लोगे, और अगर नहीं होगा तो मैंने लिंक में डाला है, आप उसे चेक कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है, स्मॉल ड्रॉप्स है, सब वो क्या बना रहा है? पर यूनिट वॉल्यूम बना रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो वॉल्यूम बना रहा है, तो 4/3πr³, यही ना होगा? छोटे छोटे ड्रॉप्स का क्या हो जाएगा? सो यू विल गेट, एंड दैट इज इक्विवेलेंट, और ये सब मिलके क्या बना रहा है? ये सब मिलके क्या बना रहा है? एक बड़ा सा r³। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटा छोटा ड्रॉप्स मिलके जिसका रेडियस r है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो? 4/3 n × 4/3πr³, और वो सब मिलके एक बड़ा सा वॉल्यूम बना रहा है जिसका रेडियस r है, तो यही तो फॉर्मूला होगा 4/3πr³ होगा, हाँ या ना बोल। अब यहाँ पे अगर देखो तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट n⁻⁴ r इज इक्वल टू r। सो कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ? लॉस
इज इक्वल टू व्हाट, टी, दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया, उतना ही ना जितना कि सरफेस एरिया चेंज हुआ होगा. द चेंज इन द सरफेस एरिया इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी लॉस्ट. चलिए, सो वी कैन राइट दैट इज टी n 4 pi r square minus 4 pi r square. Can I write it like this? If yes, then I can write it as t 4 pi, अंदर क्या बचेगा, n r square minus r square, और तो कुछ बचेगा नहीं भाई. चलिए, now delta u is equal to 4 pi t of r by r cube r square minus r square. Delta u is equal to 4 pi t r by r, ब्रैकेट से हटा दो, माइनस आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये हो जाएगा जे. ये तो बोला ना जे में इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, ये बोल रहा है इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जे. ओके ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जे. सो U अपॉन V इज इक्वल टू 4 पाई T ऑफ R क्यूब बाई R माइनस R स्क्वायर अपॉन J. ये मैंने J लिखा है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, दिस इज व्हाट J इंटू 4 बाई 3 पाई R क्यूब. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर. ऑप्शंस क्या थे? पहला ऑप्शन, क्या तो पहला ही ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही होगा. फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 3t अपॉन j 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r. इस तरीके से बनेगा. चलिए तो रब करता हूँ. टेक द स्क्रीनशॉट टिल हियर. क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया है. अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 का करना चाहूँगा. टेक द स्क्रीनशॉट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा चॉक को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा येलोइश में आ जाऊँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज गिवन एज I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा t प्लस I2 कॉस ओमेगा t. द करंट इज गिवन I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा t प्लस I2 कॉस ओमेगा t. ओमेगा को प्रोनाउंस करें, मुझे बहुत मजा आता है. फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. करंट का आरएमएस निकालना है. फाइंड व्हाट? आरएमएस. आरएमएस तो आप लोगों को निकालना आता है ना भाई. क्या करना? I इज इक्वल टू रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2. हो गया, ये तो तरीका है. तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़िया सा ऑप्शन में बोल दूं क्या? ऑप्शन आया हुआ था I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2. भाई आरएमएस बोलता क्या है? आरएमएस क्या बोलता है? रूट मीन स्क्वायर. तो आप पहले क्या करोगे? रूट मीन स्क्वायर लिखा, तो आप पहले क्या करोगे? जो भी टर्म्स है उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका एवरेज लिखोगे, रूट लगा दोगे. यही तो तरीका है ना. तो वही करूंगा. ऑप्शन क्या बोलने जाऊं, डायरेक्ट निकाल लो. I इज इक्वल टू क्या करोगे आप? रूट ओवर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. ठीक है, आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया गया था शायद, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि क्या कर देंगे, सबके ऊपर बार लगा देंगे, है ना. बार लगा दो तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी तो जीरो के ऊपर है. अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रहा या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी रहेगा तो उसका वैल्यू हाफ हो जाता है, पता है. और अगर सिर्फ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी रहेगा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया. तो आ गया आंसर.
क्या आ गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू, अगर ये हाफ साइकिल के लिए है तो I RMS निकालने के लिए फॉर्मूला I0/√2 है। अब I0 का वैल्यू यहाँ पे I RMS इज इक्वल टू कितना है, √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन √2। अब जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? मूविंग अहेड, ट्रिक्स याद रखने का स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अबाउट सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। याद है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का आया क्वेश्चन। चलिए, पहला बोल रहा है एरियल वेलोसिटीज कांस्टेंट, सही है। एरियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, व्हेन प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, प्लैनेट विल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। का बोल के रखा है भाई, पहला बात सही है, बाकी बहुत कंफ्यूजिंग है। पहला वाला कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बस। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 12 था, तो 13 वाला हो गया क्या, फर्स्ट ऑप्शन आएगा दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बस बस बस, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, टू रॉड्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड एज शोन। कैसा दिखाया है उसको ही बना दो क्या, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, बना दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, मैं थोड़ा कंजूस हूँ, स्पेस थोड़ा बचा के रखता हूँ, राइटिंग तो छोटा है ही, हाइट तो छोटा है ही, साथ में लिखता भी छोटा हूँ, और स्पेस कम से ज़्यादा जगह, बहुत बड़ा बोर्ड है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिख सकता हूँ आराम से इस पर, ठीक है। अब इसे मीम्स मत बना देना, हाइट छोटा है सर का। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। टू रॉड्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ऐसा, ऐसा θ2 यहाँ पे R2 R1 θ1 थीटा, ठीक है। ऑप्शंस इसका नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो यहाँ पूछ रहा है टू रॉड ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस R1 and R2 आर कनेक्टेड एज शोन, यू कैन सी नाउ, टेम्परेचर θ1 and θ2 आर गिवन, फाइंड द कॉमन टेम्परेचर थीटा ऑफ टू कनेक्टिंग रॉड। तो θ2 माइनस थीटा बाई R2 क्या हो जाएगा भाई, थीटा, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, स्पेस है, थोड़ा स्पेस है, स्पेस बचाओ, सेव वाटर, वैसे ही सेव स्पेस, θ1 माइनस थीटा अपॉन R1। बाकी हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ चलो कर दो, तो आ जाएगा θ2 R1 माइनस थीटा R1 इज इक्वल टू θ1 R2 माइनस थीटा R2। जो जात भाई है उसको एक तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें हो जाएंगी, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R1 थीटा थीटा एक साइड ले आओ, कर दो क्या, नहीं आप तो दिख रहा है ना, इसको अगर एक साइड ले जाऊंगा जो θ1 θ2, तो थीटा वाला कॉमन आ जाएगा, R1 है प्लस R2 हो जाएगा भाई, और ये को कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, क्या है, θ1 के साथ R2 है और ये θ2 के साथ R1 है। चलिए तो ठीक है, तो थीटा के साथ क्या आ जाएगा, θ1 R2 प्लस θ2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, जो ऑप्शन होगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब लिख ही लिए होंगे शायद, मतलब लिए तो प्रैक्टिस के लिए, आइडिया देने के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ λ1 represents the wavelength of the third line of Lyman series and λ2 represents wavelength of first line of Paschen series in hydrogen spectrum, find the ratio of the λ1 to the λ2। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आप लोगों को एनसीईआरटी में, सीबीएसई में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप लोगों ने बनाया तो होगा, आई गेस बनाया तो बहुत। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सब
7/135, 5/133, 6/135 and 9/135. चलो ठीक है. So I can write it as 1/λ1 is equal to what? R of 1 minus 4 का स्क्वायर लिख दूं, है ना. और ये कौन सा सीरीज है? ये लाइमन सीरीज है. दिस इज व्हाट? लाइमन सीरीज. अब बारी आई पाश्चन सीरीज का. और ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है R 1/9 माइनस 1/4 का स्क्वायर. और मैं क्या हूं? पाश्चन सीरीज हूं. अभी क्या बोलेगा? अब दोनों का रेशियो में ले लो तो λ1/λ2 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/16 अपॉन ये 16 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 1/16 15/16 मतलब 1/16. अच्छा 1 माइनस 1/16. हाँ बस इतना. और कुछ बचा? R से R तो मरी गया होगा. मरी जाए तो बेटर है नहीं. 9 16 तो 7 हो रहा है. 7 है भाई. इन दोनों का एलसीएम 9 और 16 का क्या हो जाएगा? 9 × 16 ऐसे लिख दूं. कौन मल्टीप्लाई करने जाएगा भाई? 16 माइनस 1 15/16. 15/16. और आराम से इसको काट लूंगा. λ1/λ2 इज इक्वल टू 7/9 इंटू 15 का है 16 से 16 मर जाएगा भाई. ठीक है. चलो ठीक है सर, आपने बोला तो मैंने कर लिया. तो 7 1/5 13. ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है भाई. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. ये तो बन गया होगा. मैंने रिव्यू में बोला ऐसे जरूर दैट इट वाज मॉडरेट एंड इट वाज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द टफेस्ट साइड. लेकिन बनाने में लग रहा है थोड़ा सा लेंदी है बस. लेकिन आराम से, उतना भी ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था अभी तक. तो ये लगता है. आगे देखता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज. ले लिए? चलो ठीक है. बोलोगे हाँ सर आप तो टीचर हैं, आपको तो इजी ही लगेगा. और ऐसा नहीं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और आपने इन सब सारे क्वेश्चंस को करा होगा, ठीक है? करा तो हो. और नहीं क्या तो कोई बात नहीं. इसके बाद वाला जो एग्जाम होगा वही मार्च है, अप्रैल है, मई है, वहां पे कर लीजिएगा. हो जाएगा स्टूडेंट. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हर्डल होता है, ऐसा नहीं. कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो. बस फिजिक्स से प्यार होना चाहिए. फिजिक्स से प्यार करना सीखिए. फिजिक्स से प्यार हो जाएगा ना, उसके बाद चीजें दुराबल लगने लगेंगी. आई हैव गॉट मेनी स्टूडेंट्स लाइक मतलब दे लिटरली हेट फिजिक्स. तो एक बहुत फेमस डायलॉग है, कहता है कि अगर इफ यू हेट फिजिक्स देन बेटर यू चेंज योर टीचर, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर. एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इज फिजिक्स. कुछ भी हो रहा है. इफ आई एम एबल टू स्पीक, इफ यू आर एबल टू रिकॉर्ड माई वीडियो, इफ यू आर एबल टू सी माई वीडियोज, if I am able to write onto the board, is physics only. Means whatever I am doing, whatever we all are doing in this nature is due to the physics only, isn't it? So keep loving students, not be physics. Physics से प्यार होगा, questions आराम से बनाओगे. और मेरा तो ये मानना है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, वो चीख के बोलता है कि भाई आंसर मेरे अंदर ढूंढ लो. You must have the capability to find out the answers from that very question only. हो जाएगा. चलिए लगे सर पेपर सॉल्व कीजिए, लेक्चर तो दे रहा हूं. चलो ठीक आगे बढ़ता हूं. क्वेश्चन नंबर 16. ऑब्जेक्ट ऑफ मास m where m is much larger than m, small m, moving with a velocity u, collides with the object of mass m which is at rest. Consider the following statement. बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में पहले ही आ गई होगी. लाइक ट्रक से एक साइकिल टकरा रहा है. कुछ ऐसा आया क्या? आया तो वेरी गुड. मतलब आप फिजिक्स से प्यार करते हो, अच्छे फिजिक्स टीचर से पढ़ते हो. आफ्टर कोलिजन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विल बी 2u. पढ़ा है ऐसा? हाँ पढ़ा है सर. ओके. उसके बाद
इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। सही है भाई, दोनों ही सही है। अरे भाई एक ट्रक यहां बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब m मूव कर रहा, ट्रक मूव कर रहा, बोला हम मूव करेंगे, ठीक है, तो वो जितनी वेलोसिटी से आएगा तो वो साइकिल को मारेगा तो वो डबल स्पीड से भाग जाएगा पीछे, ऐसे तो ट्रक पीछे चला जाएगा। बड़ा ये सब चीज़ आप लोगों ने तो देखो, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया था स्टेटमेंट, बढ़िया था क्वेश्चन, गलत रिव्यू हो गया लग रहा है अभी तक। A uniform line charge of length L and change Q is given as shown in figure. Find out electric field at point. Symmetrically arranged है, ऑप्शन है Q upon 2√3 epsilon pi L square. Second Q upon √3 pi epsilon L square. Third Q upon 2√2 pi epsilon L square. Fourth one Q upon 2 pi epsilon L square. ओके तो ये हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए यू तो हैविंग द फॉर्मूला K इज इक्वल टू K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हियर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन पे जो चीजें बोल रही हैं, अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ लेंथ एंड चार्ज Q is given as shown in the figure. Where is the figure? No figure is there. Question in sorry मैंने क्रॉस चेक नहीं करा, यहाँ पे डायग्राम होना था, डायग्राम गिवन नहीं है। डायग्राम गिवन नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन करके रखा है। यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे पे इंक्लाइंड है। अगर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, और ये कितना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया मतलब R इज इक्वल टू √3/12, साइन 30 डिग्री कितना √3/2, तो R इज इक्वल टू √3L और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी यही ना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आपको याद होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन QL हाफ प्लस, और ये हो जाएगा √3/2L। सो E इज इक्वल टू यू विल गेट Q अपॉन 2√3 पाई एप्सिलॉन L स्क्वायर। डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आ गया है सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन नंबर 18। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 2 डायोड्स आर शोन इन फिगर। ऐसा है कुछ, ऐसा है डायग्राम, और 130 ओम ऐसा जिंदगी में जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। हाँ तो वो आपका जेई मेंस के बाद जेई एडवांस आएगा तभी जिंदगी बनेगा। 6V 120 ohm given resistor, 140 ohm is given and 130 ohm resistor is given. Diode is given over there. दो डायोड है, 2 diodes are shown in figure in forward biasing. दो फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग बुझाता है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, हाँ तो ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 550 ohm एंड इन रिवर्स अच्छा हाँ ये बड़ी बात है। ये बोल रहा है 2 diodes are shown in figure in forward biasing resistance of diode is 50 ohm. जब फॉरवर्ड बायस किया गया तो जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो 50 ओम था, और जब रिवर्स बायस करा तो वो इन्फिनिटी हो गया, बढ़ गया, बढ़ेगा ही, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है ना। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 120 ओम रजिस्टर। 120 ओम से कितना करंट फ्लो करने वाला है, तो 6 वोल्ट, और जो करंट कितना बोला 50 ओम हो जाएगा अगर वो फॉरवर्ड बायस है। अगर वो फॉरवर्ड है ऑप्शन है 20 मिली एम्पेयर, 25 मिली एम्पेयर, थर्ड 32 मिली एम्पेयर एंड द फोर्थ वन 16 मिली एम्पेयर। तो 130 ओम, 140 ओम, 120 ओम कितना हो रहा है जी, हाँ कैलकुलेट करिए। 300
120 फाइंड द थ्रू 120 पे पास करने पर तो रेजिस्टेंस कितना 3 आई इज इक्वल टू वी बाई आर। क्वेश्चन नंबर आई इज इक्वल टू वी बाई आर। रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये 6 वोल्ट और ये 3 ओम, मतलब 1/50 1/50। बाकी इसको काटोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको एम्पेयर मतलब 100/50 मिली एम्पेयर 1 जा 2 जा 20,000 होगा तभी ना 20 आएगा। मैं भी क्या क्या करता रहता हूँ। 20 मिली एम्पेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। टेक द स्क्रीनशॉट टिल हियर, टेक द स्क्रीनशॉट टिल हियर। उसके बाद बहुत सारे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं आप लोगों को। चलो रेडी हो गए मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, ले लिया स्क्रीनशॉट आएगा, ये लिया। चलिए नेक्स्ट बनाता हूँ। चौक चेंज कर दो, क्या मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ रहा है? हाँ बोलो क्यों भाई, मैकेनिक्स का क्वेश्चन इतने सारे क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, देख लेता हूँ जी। तो चेंज कर लेता हूँ। कहते हैं इसको, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको टोटका बोलते हो, टोटका काइंड ऑफ। A 2 kg object is placed on a frictionless surface in XY plane। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको frictionless surface पे आपने रखा है। If the force acting on the object is F is equal to 20 I cap plus 10 J, 20 I cap plus 20 J cap। XY प्लेन पे तो X डायरेक्शन पे कितना जा रहा है 20 और Y डायरेक्शन पे कितना जा रहा है 10। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग X एक्सिस इन फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में वो कितना जाएगा। ऑप्शंस है 500 मीटर, दूसरा ऑप्शन 300 मीटर, थर्ड ऑप्शन 400 मीटर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 200 मीटर। X एक्सिस पे कितना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन द X एक्सिस विल बी हाउ मच, अगर ये 20 है X एक्सिस पे तो 20/2 मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ओके तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अलोंग, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut हमारा 0 हो गया तो बचा क्या हाफ a मतलब कितना 10 और टाइम कितना पूछ रहा भाई फर्स्ट 10 सेकेंड, तो 100 हो गया क्या भाई। हाँ जी, अरे 5 तो x इज इक्वल टू 500 मीटर वो ट्रैवल करेगा। काफी ऐसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद है देखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड ओवर, टू स्लाइड 3x देन राइट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 20 यही बना रहा हूं। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं, यहां ड्रॉ करूं, डायग्राम यहां ड्रॉ करता हूं। ये बोल रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसका मास √3 kg है, ठीक है, और आपने इधर से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका गिवन है म्यू इज इक्वल टू 1/3√3 दिख रहा है 3√3 ओके चलिए इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा cos थीटा, तो ये कितना f cos थीटा भाई ऐसे आराम से आप इसको अगर ध्यान से बोलो तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर r इज इक्वल टू mg, नीचे काम करेगा भाई। ये कितना √3g, m कितना है m √3 है ना भाई, तो √3g इज एक्टिंग डाउनवर्ड, r इज एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। इस डायरेक्शन पे जो काम करने वाला होगा वो हमारा हो जाएगा f cos 60 डिग्री, मान रहे हो उस बात को, हाँ। और इसको बैलेंस करने वाला होगा म्यू r, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू r इसको बैलेंस करेगा, हाँ या ना बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो। हाँ सर एकदम सही है, f cos थीटा। इधर क्या करेगा f sin 60 डिग्री काम करेगा, मतलब इधर ही काम करेगा हमारा क्या f sin 60 डिग्री। बातें समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि f cos थीटा जो अकेला पूरा पहाड़ को रोका, मतलब इसको पूरा रोका हुआ, तो कह रहा है इट लाइक दिस। यहाँ लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे कि f cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, कहाँ का लिख रहा हूँ मैं,
एफ कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू √3g प्लस एफ साइन 60 डिग्री। तो क्या आप खुश होने वाले हो? क्या आप खुश होने वाले हो? अरे भाई, इस एफ कॉस थीटा को दोनों को बैलेंस करने वाला कौन है? हमारा म्यू √3g प्लस म्यू एफ साइन 60 डिग्री, यही दोनों चीजें तो हैं, उनकी वैल्यूज को पुट करिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ, तो f/2। म्यू का वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या? म्यू का वैल्यू मेरे हिसाब से गिवन नहीं है क्या? क्वेश्चन में देखो, हाँ म्यू का वैल्यू गिवन है 3√3। अगर 3√3 है तो यहाँ पे लिख देता हूँ यार √3g/3√3 1/, ये 1 × 3√3 है, तो अगर आपका वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया कितना, मैं शॉर्टकट नाम बनाता हूँ, 1/3√3 1/3√3 हो जाएगा यहाँ पे। म्यू इज इक्वल टू √3g प्लस एफ साइन 60। साइन 60 का कितना होता है? √3/2। हाँ या ना बोल, √3/2f। कॉमन क्या आ जाएगा? √3 बाहर आ जाएगा, √3 बाहर आ जाएगा, √3 म्यू, और म्यू का वैल्यू क्या है? 3√3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3g प्लस हमारा वैल्यू हो जाएगा f/6। बाहर निकाल दूंगा तो हो जाएगा ना ये चीज है भाई। √3 तो बाहर निकल गया, हाँ जी, अरे बात समझ में है? पक्का? ओके चलो ठीक है। तो f/f2, तो f यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3/3√3g, और ये 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू, जो जो चीजें कट रही है उसको काट दो, इसको ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तो f इज इक्वल टू g के बराबर हो जाएगा। g का वैल्यू कितना गिवन है? 10 गिवन है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x कितना? 3x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/3 बोले तो 3.33। ऑप्शन तो नहीं था इसमें। चलो ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट स्टिल हियर, वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 बनाऊंगा अब, और अब हम लोग मैकेनिक्स से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। विल मूव टू द LCR सर्किट। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। ओके, राइटिंग के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत ही वाहियात राइटिंग है मेरी, उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा, मेरा दूध भात समझ लीजिएगा। हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, मैं जो थोड़ा सा तो उसको न्यूट्रलाइज रखिए, उसको बोले दूध भात में रखोगे राइटिंग को, जज्बातों को समझो, जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन अ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर इज 100, नाउ वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is doubled and resistance is decreased twofold, then find new value of quality factor। क्वालिटी फैक्टर तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या? क्वालिटी फैक्टर के लिए हो जाएगा XL/R, XL के लिए ω/L/R आप लिख सकते हो क्या? और इसके जगह 1/√LC तो लिख ही सकते हैं, इसके जगह आप लिखोगे into L/R कर दें, into L/R, so you will get around √L/R√C। हाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो yes we can write Q is equal to 2L2, because ये 2 फैक्टर बोला हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा। और नहीं, C नहीं दिया हुआ, C इज एज इट इज, सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12L, L से मर गया 2, तो हो गया हमारा 2√2Q। चलिए, तो Q1 आपका आ गया 2√2, और Q का वैल्यू कितना है? 100 इफ आई एम नॉट इन मिस्टेकन, तो 282.8 बोले तो कितना? बोले तो 283। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाया है मैंने? 21 बनाया। 22 क्या बोल रहा है?
there are two capacitors C1 and C2. If C2 is greater than C1, when they are connected in parallel, the equivalent capacitance becomes 15/4 times the equivalent capacitance when connected in series. Find C2 by C1. तो हम दोनों को देख लेते हैं भाई, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, आराम से बन जाएगा। यहीं से शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। अगर आपने C1 C2 को पैरेलल में यूज करा तो 15/4 आ जाएगा C1 C2, मतलब सीरीज का C1 प्लस C2 इसका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 4 ऑफ C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 C1 C2। ये भी राम अपना लंका लेके मतलब उधर अयोध्या लेके चला गया, उधर श्री राम जी। 4 C1 स्क्वायर अगर थोड़ा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा तो 4 C1 स्क्वायर प्लस 4 C2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 8, ये हो जाएगा ना 2 C1 C2, यहाँ पे भाई लिख लो 2 C1 C2 और ये इनटू का तो 8 हो जाएगा। हाँ ठीक, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 15 C1 C2। इसी लाइन पे अगर इससे अगर उसको माइनस करवा देंगे तो 4 C1 स्क्वायर 4 C2 स्क्वायर माइनस इधर आएगा कितना 7 C1 C2। आ रही बात समझ में, इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आया क्या? 7 4 28 24 आपको निकालना है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइक दिस दैट, यहाँ बनाओ, यहाँ यहीं बना दो। कैन आई राइट इट लाइक दिस दैट 4 प्लस 4 ऑफ C2 बाई C1 का स्क्वायर माइनस C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट, इसको इधर ही रहने दो, 4 C2 अपॉन C1 का स्क्वायर माइनस 7 C2 अपॉन C1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये C2 C1 का कोई रियल वैल्यू तो है ही नहीं। C2 एंड C1 हैज नो रियल वैल्यू, हैज नो रियल वैल्यू, मतलब C2 बाई C1 इज व्हाट इमेजिनरी, इट इज व्हाट इमेजिनरी टर्म है, कट ही नहीं रहा भाई। तो इमेजिनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज 16 वोल्ट and 8 volt respectively. The modulation index is x into 10 to the power minus 2. Find the value of x. काफी इजी है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसको पुट करिए, माइनस कर दीजिए, सारा वैल्यू आपका आ जाएगा। भाई u इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो u इज इक्वल टू a मैक्स माइनस a मिनिमम बाय a मैक्स प्लस a मिनिमम। पुट द वैल्यू, जल्दी जल्दी पुट करो। 16 माइनस 8 और 16 प्लस 8 बोले तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 बचा, 8/24 मतलब 1/3 आ गया आपका वैल्यू। 1/3 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, u इज इक्वल टू 0.33 और इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सो x का वैल्यू कितना हो गया 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 1000 वॉट का बल्ब है जिसका टोटल एफिशिएंसी है 1.2% का। फाइंड द एम्पलीट्यूड in terms of volt per meter of electric field at a distance of 2 meter from bulb. So I is equal to half of epsilon c, I is equal to half of epsilon c square, that is power 4 pi, और ये कितना कितना बोला 2 ना 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। चलिए, therefore half of 4 pi epsilon into c e स्क्वायर, और इधर आपका वैल्यू कितना आ गया, चलो चलो जल्दी जल्दी पुट करो, 1000
4 पाई 4 ऐसे ही रहे तो उधर 1.2 इंटू 1/100 जो जो कट रहा है उसको काटते जाओ, आपका वैल्यू आएगा हाफ इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई 9 इंटू 10⁸। भाई इन सबका वैल्यूज तो पता है ना आप लोगों को, सी का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू पता है ना आपको, उन सबको पुट करो जल्दी से निकाल लो। तो आ गया ई एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया आपका कितना 180, देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू 13.41 वोल्ट पर मीटर, दैट इज 13 वोल्ट मीटर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव इज गिवन बाय a sin x plus 30। गिवन है क्वेश्चन नंबर 25 है दिस, गिवन है y is equal to a sin x plus 30t। mass per unit length of wire is 0.32 gram per centimeter, find the tension in the string। पढ़ा है कि नहीं, v is equal to ओमेगा अपॉन के, कुछ नहीं करना, v is equal to ओमेगा अपॉन के और ये गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। तो v हमारा क्या हो गया टेंशन अपॉन म्यू, सो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू, दैट इज म्यू। ठीक है, पुट का वैल्यू 30 का स्क्वायर हो जाएगा 0.325 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻²। तेज हो रहा है थोड़ा सा, हाँ टाइम भी हो रहा है, इसलिए 1 घंटा का वीडियो से ज़्यादा बनाऊंगा तो बच्चे, अरे बाप रे 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो नहीं देखना, स्किप करना, ऐसा करता है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, कैलकुलेट करो। 900 इंटू 0.325 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे मेरा 900 हो गया भाई। 0.325 को 3.25 इंटू 10⁻² लिखूँ तो t का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेना। ये 29.25 न्यूटन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। बहुत क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। फिर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 29 30 हमारे पास पहुंचे ही नहीं, बहुत खोजा मिला है। तो बाकी सबका तो बनाओगे ना सर, हाँ। नाउ यहाँ गिवन है 26, अरे बाप रे ये तो और इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है, 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 15 वोल्ट इन अ सर्टेन इंटरवल, फाइंड द वर्क डन। भाई वर्क डन भी निकालने वाला कोई काम होता है, क्यू भी हमारा कितना है, ये 15 इंटू 20, अरे बब्बा 300 जूल, ऐसे सब क्वेश्चन पूछोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, a non-conducting container is divided into 2 parts of volume 4.5 liter and 5.5 liter, pressure 2 atmosphere and 3 atmosphere, number of moles 3 and 4. If partition valve is opened, then find out the common pressure in atmosphere if in both parts ideal gas are identical. Okay, using the energy law of conservation of energy अगर यूज करें तो can I write वैल्यूज कहाँ पर क्या क्या है, 4.5 है, 5.5 है ना, तो चलो F/2 क्वेश्चन नंबर 27 यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, F/2 इंटू 4.5 प्लस F/2 कितना 5.5 बोला क्या, 3 इंटू 5.5 इज इक्वल टू F/2 इंटू P इंटू 10, कैलकुलेट हो जाएगा, निकाल लोगे 2 इंटू 9/2 इंटू 3 इंटू 11/2 इज P इंटू 10। F/2 तो निकल गया ना हर जगह से, भाई देख लो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, हाँ निकल जाएगा, चलो ठीक है सर, फ्रस्ट्रेट मत होइए सर, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। 10p हो गया, चलो ठीक है। सो यहाँ पे p इज इक्वल टू 51/20,
2.55 एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th वन, व्हेन अ मैन होल्डिंग अ स्प्रिंग बैलेंस इन स्टेशनरी लिफ्ट देन इट्स रीडिंग इज 60 kg। नाउ इफ इट लिफ्ट स्टार्ट्स डिसेंट्स, नीचे आ रहा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा ma। हाँ, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। अरे बाबा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि एक लिफ्ट है जिसपे पेंडुलम स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और वो एक्सेलरेट कर रहा है नीचे 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखोगे, मतलब यू आर इनसाइड द लिफ्ट, तो वहां से अगर आप देखोगे तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये नीचे काम कर रहा होगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। पुट कर दो यहाँ पे mg माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट ma, पुट दो, जल्दी से पुट करिए। सो ये mg माइनस a t इज इक्वल टू m कितना 60 इंटू 10 माइनस 1.8 कितना हो गया 8.2 हो गया। सो 60 इंटू 8.2, पॉइंट हटाओ, हाई से हाई कैंसिल हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 12 140 48 49 4922 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 हमारे पास नहीं है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड मोर देन 28 क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन को बहुत जल्दी से बनाया, उसके लिए पार्डन। लेकिन hopefully in the next video I'll come with some more tricks to solve how to solve these questions in so much hurry like me। मतलब आप बोलोगे आप तो टीचर हो सर, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिमाग में रखिएगा, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिजिक्स से प्यार करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहा है, तो कीप लविंग माय वीडियोस एंड प्लीज इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय वीडियोस टू गेट द मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।